नून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। दोस्तों, क्लास लाइव हो चुकी है। 3:05 अब हुए हैं और तारीख आपको पता है, आज 26 सितंबर है 2024। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। जल्दी से सारे के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हो जाइए। क्लास पूरी तरीके से लाइव हो चुकी है जी। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। सारे के सारे लोग जल्दी से यहाँ पर जुड़ जाइए, जल्दी से मौजूद हो जाइए। और आप जानते हैं कि हिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास के बारे में, जिसमें हमने शुरुआती 2 टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं अपने ही हिस्ट्री के एक और टॉपिक के बारे में, जो कॉमनली जो आपके एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर है, द अर्लीस्ट सिटीज। या आरंभिक नगर। द अर्लीस्ट सिटीज या आरंभिक नगर आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो यहां पर अर्लीस्ट सिटीज या आरंभिक नगर का मतलब है हमारे देश की सबसे पहली सिविलाइजेशन से, सबसे पहली सभ्यता से। और आप जानते हैं इस टॉपिक में हमें पढ़ना होगा किसके बारे में? अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। और ये वो सभ्यता है जो आज से लगभग 4700 ईयर्स अगो, आज से लगभग 4300 साल पहले एग्जिस्ट किया करती थी। आज से लगभग 4700 साल पहले हुआ करती थी। तो कहने का मतलब आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, विच इज बेसिकली कंसीडर्ड एज फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसे हम भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली सभ्यता कहते हैं। इनिशियल नाम इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया था या सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया था, लेकिन आगे चलकर यह कहलाई हड़प्पा सिविलाइजेशन, या इसको अब हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझेंगे और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज बेसिकली अ सिविलाइजेशन। एक सभ्यता क्या होती है? क्या मुझे कोई बताएगा आप में से कि सभ्यता क्या होती है? किसको हम कहते हैं सिविलाइजेशन? सभ्यता का क्या मतलब है? सभ्यता से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों, सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग और सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी भी एरिया में रहने वाले लोग, जब किसी भी एरिया में रहने वाले लोग एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं या एक ही संस्कृति को फॉलो करते हैं, दैट इज नोन एज अ सिविलाइजेशन। उसी को क्या कहा जाता है? एक सभ्यता कहा जाता है। तो हमने इसको सिविलाइजेशन इसलिए कहा, हमने इसको सभ्यता इसलिए कहा क्योंकि इस सभ्यता से मिलने वाले जो इनिशियल साइट्स थी या जो आरंभिक नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदारो, उन दोनों ही जगहों से हमें जो रिमेन्स मिले, हमें जो अवशेष मिले, जब उन्हें आपस में कंपेयर किया गया
तो पता चला कि दोनों ही जगहों पर रहने वाले लोग एक ही कल्चर को फॉलो किया करते थे। और क्योंकि दोनों की दोनों साइट्स किस वैली में थी, इंडस वैली में, इसीलिए उसको नाम दे दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दोस्तों, अर्लीस्ट सिटीज, आरंभिक नगर में आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारत के उपमहाद्वीप या भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली सभ्यता जो कहलाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब सबसे पहली और बेसिक सी बात तो आपको यही ध्यान रखनी है, सर 1931 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अच्छा, ये कौन है भाई? अमित। तुम्हें तो मैं पापा की परी भी नहीं बोल सकता भैया, तुम तो मम्मी के मगरमच्छ निकले। अबे 1931 में नहीं, 1921 की बात कर रहे हो आप, है ना? तो सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे, इसी सिविलाइजेशन में हम अपने देश की अर्लीस्ट सिटीज या आरंभिक नगरों के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक सिविलाइजेशन के बारे में, एक सभ्यता के बारे में, ठीक है, जो कहलाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन या जिसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। वैसे तो मैंने आपसे कहा कि ये सिविलाइजेशन लगभग 4700 बीपी यानी कि आज से लगभग 4700 साल पहले क्या किया करती थी, एग्जिस्ट किया करती थी, लेकिन एज पर कार्बन 14 डेटिंग मेथड। लेकिन कार्बन 14 डेटिंग मेथड से इसका जो मैच्योर्ड पीरियड रहा, इसका जो परिपक्व चरण रहा, वो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक रहा। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व से लेके लगभग 1750 ईसा पूर्व तक ये सिविलाइजेशन चली। अब सबसे पहले हमें ये जानना है और ये ध्यान रखेंगे आप, दिस सिविलाइजेशन इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली सभ्यता माना जाता है। ये केवल भारत की ही नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली सभ्यता, सबसे पहली सिविलाइजेशन कहलाती है। सर C14 डेटिंग क्या है? ये एक साइंटिफिक मेथड है किसी भी चीज के लिए या किसी भी चीज के बारे में ये पता करने का कि वो चीज कितनी पुरानी है, या उस चीज की एज पता करने के लिए हम C14 डेटिंग मेथड या कार्बन 14 डेटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? तो ये बात हम पहले कर चुके हैं कि सिंधु नदी से ही हम लोग क्या कहलाते हैं? हिंदू कहलाते हैं। हमारा देश हिंदुस्तान कहलाता है। और ये नाम हमें दिया था सबसे पहले किसने? पर्शियंस ने, ईरानियों ने। लेकिन इस नाम का इस्तेमाल सबसे पहले हमारे लिए किसने किया? अरेबियंस ने। ये बात हम पहले कर चुके हैं। चलिए अब सबसे पहले स्टोरी सुनते हैं हड़प्पा की, हड़प्पा की कहानी। भाई क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है, जैसे जैसे एनसीईआरटी कहेगी वैसे वैसे हम मानते चलेंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि आज से लगभग 150 साल पहले ये कहानी है। तो कहानियां हमेशा सुनने के लिए होती हैं। और क्योंकि मुझे बैक पेन है बहुत सही वाला, तो मैं चाहता हूं कि मैं बैठ जाता हूं। ठीक है, बैठ जाता हूं। और ज्यादा खड़े रहूंगा तो कमर टूट जाएगी। क्योंकि कहानी सुननी है तो बैठ के सुना दूंगा भाई कहानी, तो है ना। सर बीसी का फुल फॉर्म क्या है? यहां पर पूछ रहे हो तो बिफोर क्राइस्ट है। बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तेजस्विनी राजेश, क्या है आप? पल्हाड़े, महाराष्ट्र से हैं आप? ये मैसेज मुझे लग रहा है महाराष्ट्र से आया है।
यहां पर बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले। हाँ, हड़प्पा की कहानी सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हड़प्पा की कहानी सुनिए। सर, ऑल्सो शो सम पिक्चर्स विद योर स्टोरी। अब ये मत कहना कि मुझे लेके चलो वहां पे। अगर मैं पिक्चर शो करूंगा तो आप कहोगे कि सर एक काम करते हैं ना, चलिए वहीं चलते हैं, वहीं चलकर बैठ के पढ़ेंगे आराम से। अब हड़प्पा की कहानी सुनिए ध्यान से, कोई कमेंट नहीं करेगा, सिर्फ मेरी बातें सुनेंगे ध्यान से। ठीक है। आज से लगभग 150 साल पहले भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 1853 में, है ना, 16 अप्रैल 1853 को भारत की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन चलवाई गई थी, सबसे पहली यात्री रेल चलवाई गई थी बंबई से लेकर ठाणे तक। 34 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक। ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, काला सौंदर्य। ब्लैक ब्यूटी ट्रेन का नाम था। ये आज से लगभग 150 साल पुरानी बात है। ऑब्वियसली 150 साल, क्योंकि आज को हम मान रहे हैं वर्ष 2000, और 1853 में क्या चली? सबसे पहली ट्रेन चली। तो जब भारत की सबसे पहली यात्री रेल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलवा दी गई, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भारत की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन चली तो धीरे धीरे भारत में रेलवे की डेवलपमेंट शुरू हुई, भारत में रेलवे का विकास शुरू हुआ, और भारत के अलग अलग जगहों पर रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाने का काम शुरू हुआ। जब लाहौर से कराची के बीच में रेलवे ट्रैक्स या रेलवे लाइन बिछाए जाने का काम चल रहा था, तो जमीन में बने जो माउंट्स थे, जो टीले थे, उनकी खुदाई करके उनको खोद कर जमीन को फ्लैट किया जा रहा था, समतल किया जा रहा था। तो ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान में ही, है ना, पाकिस्तान में ही हड़प्पा के पास, भाई लाहौर के ही पास रावी नदी के किनारे एक स्थल हमें मिला, हड़प्पा। तो पाकिस्तान में ही जब रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाने का काम चल रहा था लाहौर से लेके कराची तक, तो जब खुदाई की गई तो खुदाई के अंदर से कुछ खंडरों के रिमेन्स मिले, कुछ खंडरों के अवशेष मिले। अब जो लोग खुदाई कर रहे थे उन्होंने सोचा कि यार, खंडरों के अवशेष हैं, खंडरों के रिमेन्स हैं, और इन खंडरों में पक्की ईंटें लगी हुई हैं, तो यार हमें इन खंडरों से तो करना क्या है, एक काम करते हैं, इन खंडरों से जितनी भी पक्की ईंटें निकल रही हैं इनको रेलवे ट्रैक्स में ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनिशियली जो भी चीजें जमीन के नीचे से मिलती गई, या जो भी ईंटें या जो भी खंडरों के रिमेन्स मिलते रहे, उनको रेलवे ट्रैक्स में ही इस्तेमाल किया जाने लगा। लंबे टाइम तक यही चलता रहा। अब पहले तो ये सारी की सारी चीजें और ये सारे के सारे अवशेष और रिमेन्स कम मात्रा में निकल रहे थे और कम फ्रीक्वेंटली निकल रहे थे, लेकिन जब ये ज्यादा मात्रा में और ज्यादा फ्रीक्वेंटली निकलने लगे तो इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सका। और जब इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सका तो ध्यान रखेंगे, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम के ही द्वारा सबसे पहले, अलेक्जेंडर कनिंगम के ही द्वारा सबसे पहले इन रिमेन्स को, इन अवशेषों को इकट्ठा कर कर इन पर रिसर्च किया गया। लेकिन किसी निष्कर्ष पर बातचीत नहीं पहुंची। और ध्यान रखेंगे, उन ईंटों को रेलवे ट्रैक्स में इस्तेमाल कर लिया गया और उस बात को वहीं पर समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब, जमीन के नीचे क्या राज दफन है, वो राज राज ही रह गए, वो राज राज ही रह गए, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली।
हाँ जी। अब फाइनली वो राज दफन दफन हो गए, राज के राज रह गए। लेकिन उसी के लगभग 80 साल के बाद, आप जानते हैं, इसी घटना के लगभग 70-80 साल के बाद जिन जगहों से वो अवशेष मिले थे, वो ईंटें मिली थी, वहीं से हमें पूरे के पूरे 2 शहर होने के एविडेंसेस मिले, 2 शहर होने के साक्ष्य मिले। और तब हमें पता चला कि यहां पर केवल खंडर नहीं, पूरी की पूरी सभ्यता हुआ करती थी, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन हुआ करती थी। तो ये भारत की अभी तक 1921 तक, 1921 तक, तो अभी तक हम यही सोच रहे थे कि हमारे देश की सबसे पहली सिविलाइजेशन या सबसे पहली सभ्यता भारत में आर्यों ने आकर शुरू की थी, आर्यंस ने आकर शुरू की थी, जो कि कहलाती है वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, जब हमें इस सभ्यता के बारे में पता चला, तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाई साहब, हमारे देश की सबसे पहली सभ्यता आज से लगभग 3,500 साल पहले नहीं, बल्कि 4,500 साल पुरानी है। और ये सिविलाइजेशन कंटेम्पररी है, समकालीन है। किससे? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से, मेसोपोटामिया की सभ्यता से, जिसे वर्ल्ड की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है। और आप जानते होंगे मेसोपोटामिया का मतलब क्या है, जो आज है इराक, उसी को क्या कहा जाता था? मेसोपोटामिया कहा जाता था। समझ गए बात? ये लीजिए, दिस सिविलाइजेशन वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन, यह एक शहरी सभ्यता थी। अगर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, तो दैट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन, यह एक शहरी सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी। एंड वाज फेमस फॉर एंड दैट वाज फेमस फॉर इट्स टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। और ये अपने नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली के लिए फेमस थी। अगर मैं आपसे कहूं और आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी, तो ध्यान रखेंगे उसका नगर नियोजन और उसकी जल निकासी प्रणाली, उसका ड्रेनेज सिस्टम। सर प्लीज डिस्कस सिलेबस। ओके जी, सिलेबस भी डिस्कस करना है, ठीक है, अगली क्लास में कर लेंगे। और ध्यान रखेंगे, इस सिविलाइजेशन के जो सबसे पहले एविडेंस या जो सबसे पहले साक्ष्य हमें मिले, वो हड़प्पा से 1826 में, 1826 में मिले थे। किसे? चार्ल्स मेसन नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट को, एक पुरातात्विद को। सर लैंड बिटवीन रिवर्स, क्या आप जानना चाहते हैं कि लैंड बिटवीन रिवर्स को क्या कहते हैं? इट्स, है ना, इट्स नोन एज दोआब, उसे दोआब कहते हैं। वो क्षेत्र जो 2 नदियों के बीच का होता है, या 2 नदियों के बीच का जो मैदानी भाग होता है, उसको दोआब कहते हैं। अब मैंने आपसे कहा, इस सभ्यता के सबसे पहले एविडेंसेस 1826 में चार्ल्स मेसन को मिले थे, लेकिन चार्ल्स मेसन के द्वारा उसे इग्नोर कर दिया गया। लेकिन सबसे पहले इग्नोर नहीं हुआ जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने उन अवशेषों को इकट्ठा करके उन पर रिसर्च करने की कोशिश की। और जब उन पर रिसर्च करने की कोशिश की, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही क्या कहा गया या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व का जनक। तो ध्यान रखेंगे,
अलेक्जेंडर कनिंघम के ही द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के ही द्वारा 1861 में स्थापना की गई थी एएसआई की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट की। और इसी का चेयरमैन जॉन मार्शल हुआ करता था। जब जॉन मार्शल ने दो टीम्स बनाई, एक टीम का हेड बनाया दयाराम साहनी को और एक टीम का हेड बनाया गया राखल दास बनर्जी को। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, सबसे पहली सफलता 1921 में दयाराम साहनी को मिली, जब जमीन के नीचे से पूरा का पूरा शहर खोज निकाला गया, हड़प्पा। और दूसरी सफलता अगले ही साल 1922 में राखल दास बनर्जी को मिली, जब जमीन के नीचे से खोज निकाला गया एक और शहर, मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो। दोनों के दोनों स्थल, दोनों की दोनों साइट्स इंडस वैली में थे, सिंधु घाटी में थे। इसीलिए इस सिविलाइजेशन, इस सभ्यता को नाम ही क्या दे दिया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। सर दयाराम साहनी मेरे नाना थे। चलिए बहुत बढ़िया, फिर तो आपने के नाना जी ने ही हड़प्पा की खोज की थी, ऐसा ही मान लीजिए। सर आप गाजियाबाद में कहां से हैं? एग्जाम क्लियर हो जाने के बाद आपसे मिलूंगी मैं गाजियाबाद में रहता हूं, वसुंधरा में। अगर आप गाजियाबाद से हैं तो आपको पता होगा वसुंधरा के बारे में, ठीक है। तो गाजियाबाद में जो वसुंधरा है, वसुंधरा में है डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल वसुंधरा, डीपीएस वसुंधरा। बस आप डीपीएस वसुंधरा की गेट पर आकर जोर से आवाज लगाएंगे ना, अभिषेक सर, तो मेरे घर तक आवाज आ जाएगी। बस उतना ही पास रहता हूं मैं वहां से। तो मोस्ट वेलकम, है ना, मोस्ट वेलकम। आप जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। एड्रेस है ना, मैं पब्लिकली अभी दे नहीं सकता हूं। हाँ, अगर मेरे लिए कुछ गिफ्ट भेज रहे हो तो बता देना, मैं अपना एड्रेस भी लिख के दे दूंगा आपको। चलिए, एनीवेज जोक्स अपार्ट, ठीक है। अब हमें पता चल गया ये सिविलाइजेशन थी, और इसके जो इनिशियल दो साइट्स या इनिशियल, है ना, दो स्थल थे, वो इंडस वैली या सिंधु घाटी में एग्जिस्ट करते थे या सिंधु घाटी में थे। अब लेकिन अगला सवाल ये था, अब अगला सवाल ये था कि क्या ये सिविलाइजेशन केवल इंडस वैली में ही एग्जिस्ट करती थी, या और भी किसी नदी या घाटी के किनारे इसकी कोई एग्जिस्टेंस हुआ करती थी। तो ध्यान रखेंगे, जब और नदियों और घाटियों के किनारे इसकी खोजबीन की गई तो पता चला कि ये सिविलाइजेशन केवल और केवल इंडस वैली तक एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये उत्तर में यानी कि नॉर्थ में, जम्मू कश्मीर में अखनूर जिले में एक स्थल मिला, एक साइट मिली जो कहलाती है मांडा, जो कि इसकी सबसे नॉर्दर्न साइट मानी जाती है। सबसे साउथ की अगर हम बात करें, अगर हम सबसे साउथ की बात करें, सर जॉन मार्शल कौन थे? जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का उत्खनन या एक्सकेवेशन शुरू हुआ था तो उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर या निदेशक हुआ करते थे जॉन मार्शल। कैन यू प्लीज रिपीट द फुल फॉर्म ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? इट्स बेसिकली अ डिपार्टमेंट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग उसको कहते हैं। अब सबसे नॉर्थ में जम्मू कश्मीर का मांडा मिला, चेनाब नदी के किनारे अखनूर जिले में। सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में मिला दैमाबाद, गोदावरी नदी के किनारे।
वेस्ट पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान का सुत कागेंडोर जो कि दाश्क नदी के किनारे मिला। और ध्यान रखेंगे सबसे ईस्टर्न साइट उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर मिला, हिंडन नदी के किनारे। हाँ, अगर आपको मेरे घर पहुंचना है तो हिंडन नदी में तैर तैर के आ जाइए, बस हिंडन नदी के बिल्कुल पास में रहता हूं मैं। मेरी किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन तो सर टॉक अबाउट मेसोपोटामिया, हम सिलेबस के बाहर की बात क्यों करें भाई। मैंने आपको बता दिया जो आज इराक है उसी को कभी मेसोपोटामिया कहा जाता था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स। कोई कह रहा मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, कोई कह रहा मेरा रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, और जो पढ़ाया जा रहा है उस पर किसी का ध्यान नहीं है भाई। तो वैसे तो आप जानते हैं कि इस सभ्यता के ज्यादातर साइट्स, ज्यादातर स्थल अब पाकिस्तान में जा चुके हैं, लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में इसके सबसे ज्यादा साइट्स, सबसे ज्यादा स्थल कहां पर है? गुजरात में। भारत में इसके सबसे ज्यादा स्थल, इसकी सबसे ज्यादा साइट्स गुजरात में है। क्लियर हो गई बात? अरे बाबा, यहां तक की बात क्लियर हो गई सबको? चलिए अब हम जानते हैं इस सभ्यता की विशेषता के बारे में। मैंने आपको बताया कि यह सभ्यता सबसे ज्यादा अपनी टाउन प्लानिंग के लिए और नगर नियोजन के लिए क्या थी, यानी कि टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम के लिए फेमस थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग कैसी हुआ करती थी। ए लीजिए, अब हम जानेंगे इस सभ्यता की टाउन प्लानिंग के बारे में। सर आपको कमर में दर्द क्यों है? क्योंकि मुझे है ना रोज 10 घंटे पढ़ाते पढ़ाते 10 साल हो चुके हैं। मैं पिछले 10 साल से रोज है ना सुबह 8 बजे से लेके या सुबह 7 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक क्लासेस लेता हूं। इस चक्कर में कमर की बैंड बज गई। ये कुछ ही दिन से है, वैसे फिजियोथेरेपी चल रही है। कुछ दिनों में मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अभी थोड़ी सी परेशानी है इस वजह से। एक्चुअली क्या है ना, सीटेट की बैच में मैं हमेशा क्लास लेता हूँ 3 बजे से लेके 4 बजे तक वाले स्लॉट में, है ना। लेकिन उदय सर का मेरे पास फोन आया, सर ने कहा कि सर सिलेबस थोड़ा जल्दी खींचना है, एग्जाम का टाइम कम है, तो आप कोशिश कीजिए एक दिन में 2 क्लास रख लीजिए। तो मैंने उनकी बात मानकर 2 क्लास शुरू कर दी। सर मैं आनंद विहार से हूं। हम तो पड़ोसी निकले जी, बिल्कुल पड़ोसी निकले। आनंद विहार तो बिल्कुल पास में है मेरे घर के। सर कल क्यों ऑफ थी क्लास? बस कल फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया हुआ था मैं। आज भी आपकी है ना दूसरी वाली क्लास नहीं हो पाएगी। लेकिन परेशान मत होइएगा, है ना किसी तरीके से मैनेज करके वीकेंड्स पे क्लास लेके लंबी लंबी क्लास आप लोगों को परेशानी नहीं होने देंगे। हाँ जी, टाउन प्लानिंग की बात करते हैं।
या नगर नियोजन की बात करते हैं। अब अगर हम हड़प्पा सभ्यता के साइट्स के बारे में बात करें या स्थलों के बारे में बात करें, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो सिटीज थी यानी कि जो नगर थे, इन्हें मेनली दो पार्ट्स में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। इन्हें मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक पार्ट कहलाता था वेस्टर्न माउंट, या जिसे हिंदी में कहते हैं पश्चिमी टीला, और एक कहलाता था ईस्टर्न माउंट यानी कि पूर्वी टीला। ये मैं आपको बता रहा हूं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो साइट्स हुआ करती थी, जो नगर हुआ करते थे, उनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी। एक पश्चिमी टीला कहलाता था, एक पूर्वी टीला कहलाता था। जो वेस्टर्न माउंट था वो अधिक ऊंचाई पर था लेकिन छोटा था साइज में, और जो पूर्वी टीला था वो कम ऊंचाई पर था लेकिन साइज में बड़ा था। और ध्यान रखेंगे, जो वेस्टर्न माउंट था, जो पश्चिमी टीला था, उसी को क्या कहा जाता था, उसी को नगर टीला कहा जाता था, या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं सीटाडेल। और इधर ये कहलाता था लोअर टाउन यानी कि निचला शहर। तो ये कहलाता था सीटाडेल, ये कहलाता था लोअर टाउन। इसके बाद सीटाडेल के कुछ पार्ट्स हुआ करते थे। अगर हम सीटाडेल की बात करें, अगर दुर्ग टीले की बात करें, तो इसमें ग्रेन्स रखने के लिए ग्रेन यार्ड्स हुआ करते थे। इसमें ग्रेट बाथ्स हुआ करते थे शाही स्नान करने के लिए, और इसमें रिलीजियस सेरेमनीज करने के लिए फायर ऑल्टर्स या अग्नि वेदिकाएं हुआ करते थे। इसी के नीचे पुरोहित वर्ग हुआ करते थे, और इसके नीचे व्यापारी, नागरिक, सैनिक और शिल्पी वर्ग हुआ करते थे। और सबसे नीचे यहां पर रिलीजियस सेरेमनी या धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे। यहां पर रिलीजियस सेरेमनी या धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे। सर, टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम क्यों फेमस था? देखो, इसलिए फेमस था क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशंस में हमें जितनी भी साइट्स मिली हैं, वहां पर जो मकान बने हुए थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे, वो पक्की ईंटों से बने हुए मकान थे। और जो घर के बाहर नालिकाएं हुआ करती थी या नालियां हुआ करती थी, वो भी पक्की ईंटों से बनी थी और ढकी भी थी। सारा का सारा पानी बाहर, कॉलोनी के बाहर जाकर एक टैंक में या एक स्टोरेज में क्या हुआ करता था, जमा हो जाया करता था। और आप खुद सोचिए, आज से लगभग 4,500 साल पहले भी लोग इतनी प्लानिंग से टाउन्स को क्या कर रहे थे, बसा रहे थे, मकानों को बना रहे थे।
और ध्यान रखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता में जो घर हमें मिले हैं वो ज्यादातर डुप्लेक्स हुआ करते थे, वो ज्यादातर 2 मंजिला मकान हुआ करते थे, सारे के सारे पक्की ईंटों से बने हुए थे। इन घरों के अंदर एक आंगन हुआ करता था जिसके चारों तरफ कमरे हुआ करते थे, स्नान घर यानी कि बाथरूम भी हुआ करते थे, सेपरेट किचन्स भी हुआ करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, नगरों में ढके हुए नाले हुआ करते थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में ही बनाया जाता था। हर नाली में हल्की सी ढलान भी बनाई जाती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। ऐसा आज भी होता है, ये आप जानते हैं। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों से मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, इनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सकती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। अब आप खुद सोचिए, ये सारी की सारी चीजें तो बीएमसी के द्वारा भी फॉलो नहीं होती हैं। बीएमसी तो समझते होंगे, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये तो दिल्ली में एमसीडी नहीं कर रही है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कर रहे थे। दिल्ली एनसीआर में तो जरा सी बारिश पड़ जाए तो यहां तो बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, उस समय पक्की ईंटों का इस्तेमाल करके घर बनाए जाते थे। ईंट, जो ईंटें हुआ करती थी वो 4:2:1 में हुआ करती थी, क्यूबॉइड फॉर्म में, 4 लंबाई, 2 चौड़ाई और 1 ऊंचाई, इस डायमेंशन अनुपात की ईंटें हुआ करती थी जिनका इस्तेमाल मकानों के लिए किया जाता था। इवन ध्यान रखेंगे, मकानों के कॉर्नर्स बनाने के लिए एल शेप्ड ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। ये बातचीत, हाँ जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बातचीत अगली क्लास में हम जारी रखेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए अगली क्लास में